जेनेटिक्स में बच्चों अभी तक हमने कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है वो हमने समझा है। गैमेट फॉर्मेशन कैसे किए जाते हैं वो हमने समझा है। अब बच्चों हम मेंडलिज्म को समझने जा रहे हैं। मेंडल के बेसिस पर, मेंडल के वर्क के बेसिस पर हम जेनेटिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है बच्चों प्री मेंडलिज्म, देन मेंडलिज्म एंड पोस्ट मेंडलिज्म। प्री मेंडलिज्म का मतलब होता है मेंडल से पहले की जेनेटिक्स, मेंडलिज्म मतलब मेंडल की जेनेटिक्स, और पोस्ट मेंडलिज्म का मतलब होता है मेंडल के बाद की जेनेटिक्स। तो इस तरह से हम कहें तो जेनेटिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। मेंडल से पहले भी हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट हुए थे, लेकिन उनसे रिलेटेड जो बातें उन्होंने कही थी, साइंटिस्ट लोगों ने जो उस टाइम कहा था, वो आज के टाइम पर अप्लाई नहीं होता। तो इसीलिए बच्चों हम प्री मेंडलिज्म को नहीं समझते, क्योंकि वो बातें नहीं कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं अप्लाई हो रही है, तो उन बातों को तो हम नेगलेक्ट ही करते हैं। हम यहाँ पर समझेंगे 2, मेंडलिज्म और पोस्ट मेंडलिज्म। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेंडलिज्म के साथ। मेंडलिज्म है क्या? मेंडलिज्म मतलब वो टाइमिंग जिस टाइम पर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। ये मेंडल साइंटिस्ट ने जिस टाइम अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, वो जो टाइमिंग था, वो जो ड्यूरेशन था, वो जो पीरियड था, उसी पीरियड को ही मेंडलिज्म का नाम दिया गया है। मेंडल ने कैसे अपने वर्क किए थे, किस पे वर्क किए थे, किस ईयर में स्टार्ट किया था, वो सारी बातें अब हम समझेंगे। मेंडलिज्म मतलब एक तरह से आप कह सकते हो 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी को ही हम मेंडलिज्म कहा जाता है। मेंडल, अगर हम इनके पूरे नाम की बात करें तो मेंडल का पूरा नाम था ग्रिगोर जोहान मेंडल। ग्रिगोर जोहान मेंडल। इनकी बच्चों डेट ऑफ बर्थ 22 जुलाई 1822। 22 जुलाई 1822 ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ये ऑस्ट्रिया कंट्री के, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया कंट्री के हिजेंडोर्फ स्टेट के साइलेसिया विलेज में पैदा हुए थे। ऑस्ट्रिया कंट्री के हिजेंडोर्फ स्टेट के साइलेंसिया विलेज में ये पैदा हुए थे। अच्छा, ये बच्चों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब इनके पापा मतलब ज़्यादा अमीर नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली से थे। इन्होंने जब अपनी एजुकेशन पूरी कर ली तो बाद में ये एक स्कूल टीचर बने थे। वहाँ पर ये बच्चों को मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस और फिजिक्स पढ़ाया करते थे। नेचुरल साइंस का मतलब होता है बायोलॉजी। उस टाइम पर बायोलॉजी वर्ड ने बोल के उसको नेचुरल साइंस कहा जाता था। तो नेचुरल साइंस ये बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो बच्चों को 3 चीज़ सिखाते थे, नेचुरल साइंस, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। जब इन्होंने बच्चों को ये सब सिखा रहे थे, उसी टाइम इन्होंने सोचा कि क्यों ना और हायर एजुकेशन ली जाए। तो फिर ये वहाँ पर एक पास में एक जगह थी ब्रोन, वहाँ पर गए और वहाँ पर इन्होंने हायर एजुकेशन ली। साथ ही साथ इन्होंने एक अगस्टियन मोनेस्ट्री में प्रिस्ट का काम भी किया। अगस्टियन मोनेस्ट्री में प्रिस्ट मतलब पादरी का काम किया। तो चर्च में ये पादरी का काम भी करते थे। जिस टाइम इन्होंने पादरी का काम कर रहे थे, इसी टाइम इन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, और इन्होंने फिर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे गार्डन पी प्लांट के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, मेंडल ने अगस्टियन मोनेस्ट्री में एज ए मॉन्क मतलब एज ए प्रिस्ट, एज ए पादरी का काम करते थे। कहाँ पर? ब्रून सिटी, जो कि कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रिया के ब्रून सिटी के अंदर ही इन्होंने एज ए पादरी का काम किया था, चर्च के अंदर। अच्छा, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे गार्डन पी के ऊपर। गार्डन पी, इसका बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम। तो पाइसम सटाइवम प्लांट के ऊपर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। दोनों काम करते थे, पादरी का तो काम कर रहे थे, साथ ही साथ इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट भी स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट 7 ईयर तक किए थे। 7 साल तक इन्होंने अपना काम किया था। और किस प्लांट के ऊपर किया था? हाँ, ये याद रखना, गार्डन पी के ऊपर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। गार्डन पी, पाइसम सटाइवम, ये वही पी है जिसको हम बच्चों खाने में यूज़ करते हैं। ये वही मटर है जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं। तो गार्डन पी के ऊपर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे 1856 में। ये डेटा याद रखना है, कब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था? तो वर्क स्टार्टेड 1856। इन्होंने लगभग 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने अपना वर्क कंप्लीट किया था 1863। ये जो ईयर मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में ये ईयर पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन ईयर को भी ध्यान रखें। तो वर्क स्टार्टेड 1856, कंप्लीटेड 1863। अप्रोक्सीमेटली 7 ईयर तक इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। अच्छा, जब इन्होंने 7 साल में अपने एक्सपेरिमेंट किए तो कई तरह के इन्होंने क्रॉस किए। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, डाईहाइब्रिड क्रॉस किया, टेस्ट क्रॉस किया, रेसिप्रोकल क्रॉस किया। इस तरह के कई तरह के क्रॉस इन्होंने परफॉर्म किए। अच्छा, जब भी ये क्रॉस करते थे, हर क्रॉस का ही सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते थे। यानी क्रॉस से पहले क्या करते थे कि जितने भी सीड लेते थे उनको काउंट करते थे कि मटर के मैंने इतने सीड लिए, फिर उन्होंने किस दिन उसको ग्रो किया, तो वो अपनी डायरी में सब लिखा करते थे कि इतने सीड लिए, इस लाइन के अंदर इस डेट को इन्होंने ग्रो किया, इतने दिन के अंदर इस प्लांट के अंदर फ्लावर आए,
फिर इसमें इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कराया, मतलब वही क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, जो भी किया होगा वो किया, तो वो नोट करते थे। फिर देखते थे कि कितने दिन में इस प्लांट के अंदर पी मतलब मटर की फली बनी, तो कितने दिन में उनमें पोड बनती थी वो भी नोट करते थे। जो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था हर चीज़ का ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। 7 साल तक एक्सपेरिमेंट करते गए, रिकॉर्ड मेंटेन करते गए। इसके बाद इन्होंने जो भी रिजल्ट मिला, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, जो भी उन्होंने रिजल्ट मिला उन रिजल्ट को उन्होंने फिर कुछ कंक्लूजन में कन्वर्ट कर दिया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये कंक्लूजन है, डाइहाइब्रिड क्रॉस का ये कंक्लूजन है। और इन्हीं कंक्लूजन को फाइनली इन्होंने पब्लिश किया था, वर्क इन्होंने पब्लिश किया था 1865 में। तो 1865 के अंदर इन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया था। कोई भी साइंटिस्ट हो, चाहे हम आज की बात करें, कोई भी साइंटिस्ट जब अपना वर्क कंप्लीट कर लेता है, जब अपने एक्सपेरिमेंट कर लेता है, तो वो अपना वर्क लोगों तक पहुंचाना चाहता है, मतलब दूसरे साइंटिस्ट तक, दूसरे पब्लिक तक ये पहुंचाना चाहता है। बात आती है अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाए, दूसरे साइंटिस्ट तक कैसे पहुंचाए। तो इनको पहुंचाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम साइंस की मैगजीन का यूज़ करें। आज के टाइम पे भी बहुत ही फेमस साइंस की मैगजीन्स आती है। साइंटिस्ट अपना पेपर लिखता है, उस मैगजीन में उनका पेपर छपता है और उसी मैगजीन के थ्रू उनका काम दूसरे साइंटिस्ट तक पहुंचता है। तो इन्होंने भी यही सोचा कि क्यों न मेरा काम दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इन्होंने भी अपना जो भी कंक्लूजन था उन कंक्लूजन को एक पेज पे लिखा और एक मैगजीन के अंदर इन्होंने छापा। जैसे इस तरह की कोई मैगजीन है, उस मैगजीन के अंदर इन्होंने छापा। अच्छा, जो मैगजीन इन्होंने काम में ली थी उसको हम कह सकते हैं जनरल। उस जनरल का नाम था नेचर फॉरेस्ट एंड वेरीन, मतलब मैगजीन का नाम क्या था, नेचर फॉरेस्ट एंड वेरीन। और ये जनरल पब्लिश करने वाली सोसाइटी थी, इस जनरल को पब्लिश करने वाली सोसाइटी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो, वही जगह का नाम। ब्रूनो जगह में, ब्रून जगह जो थी, यहाँ पर एक सोसाइटी थी नेचुरल हिस्ट्री, और वही सोसाइटी इस मैगजीन को पब्लिश करती थी। जैसे आपको एलन का एक मॉड्यूल मिलता है, तो एलन का मॉड्यूल है, तो वो मॉड्यूल क्या हो गया, जनरल, और उसको पब्लिश करने वाला कौन है, एलन। तो इसी तरह से ये बच्चों वो मॉड्यूल है और उसको पब्लिश करने वाली ये सोसाइटी है। अच्छा, उस मैगजीन के अंदर तो बहुत सारे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट होते थे, कई सारे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट उसमें लिखे जाते थे। मेंडल ने भी अपना एक्सपेरिमेंट उसी में छापा था और उन्होंने अपने जो पेपर लिखा था उस पेपर की हेडिंग दी थी, टाइटल ऑफ हिज पेपर वाज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, मतलब प्लांट हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट। तो क्या किया, जो भी कंक्लूजन निकला उस कंक्लूजन को 1865 में पब्लिश किया। कौन सी मैगजीन के अंदर, नेचर फॉरेस्ट एंड वेरीन। इस मैगजीन को पब्लिश करने वाली सोसाइटी का नाम नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, और उस पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। अच्छा, ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी कि हाँ इन्होंने क्या काम किया था वो भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, जब इन्होंने अपना पेपर छापा तो इन्होंने सोचा था कि मेरा काम बहुत यूनिक काम है, बहुत अच्छा काम है, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग मेरे काम को अप्रिशिएट करेंगे, बहुत तारीफ मिलेगी। लेकिन बच्चों ऐसा कुछ नहीं हुआ। एग्जैक्टली हुआ क्या कि मेंडल ने जिस मैगजीन का यूज़ किया था, नेचर फॉरेस्ट एंड वेरीन, ये मैगजीन इतनी फेमस मैगजीन नहीं थे। ज़्यादातर साइंटिस्ट लोग इस मैगजीन को पढ़ते ही नहीं थे। अगर किसी के पास ये मैगजीन आती तो वो सोचते कि इसमें कोई खास एक्सपेरिमेंट नहीं होगा और उसको ऐसे फेंक देते थे। मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने मेंडल के काम को पढ़ा ही नहीं। अच्छा, किसी ने मेंडल के काम को पढ़ने की कोशिश भी की तो मेंडल के काम में मैथमेटिक्स बहुत अप्लाई की गई थी। उन्होंने जो भी कंक्लूजन लिखे थे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे थे, और बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स अपने आप में बड़ी यूनिक बात थी। मैथमेटिक्स आते ही कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने उसको पढ़ना ही बंद कर दिया कि यहाँ तो मैथमेटिक्स लगा रखी है, बायोलॉजी में मैथमेटिक्स लगा रखी है, तो लोग बाग उनके काम को समझ ही नहीं पाए। यानी बहुत सारे ने तो मैगजीन को पढ़ा ही नहीं, और जिन्होंने पढ़ने की कोशिश भी की उनको समझ में नहीं आया, और जब समझ में नहीं आया तो मेंडल को इतनी तारीफ, इतनी वाहवाही नहीं मिली। मेंडल सोच तो रहा था कि मुझे बहुत तारीफ मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मेंडल को इतना एप्रिशिएशन नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि मेरे काम में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो है, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत तो है। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मेरा काम किसी अच्छे साइंटिस्ट को दिखाया जाए और उनसे पूछा जाए कि मैंने कहाँ गलती की है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि किसी अच्छे साइंटिस्ट को मेरा वर्क एक बार चेक करना चाहिए। वो बच्चों उस टाइम के एक फेमस साइंटिस्ट कार्ल लेंगनी से मिलने पहुँचे। जैसे वो कार्ल लेंगनी से मिलने पहुँचे, कार्ल लेंगनी साहब ने इनके पेपर को देखा और वो समझ गए कि ये काम तो बड़ा यूनिक है, ऐसा काम तो पहली बार हुआ। उनको तो समझ में आ गया, लेकिन साइंटिस्ट लोगों के बीच में एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये आपस में एक दूसरे से जलते भी बहुत है, एक दूसरे से बहुत जलते हैं। तो कार्ल लेंगनी साहब ने कहा कि अगर इसका नाम ले लेंगे कि आपका काम बहुत बढ़िया है, काफ़ी तारीफ करेंगे, तो ये तो फेमस हो जाएगा, मुझे तो कोई पूछेगा ही नहीं। तो कार्ल लेंगनी साहब ने मेंडल को यहाँ एक सजेशन दिया। मेंडल को उन्होंने सजेस्ट किया कि आपने जो वर्क किया है ये केवल पाइसम सटाइवम पर है, पाइसम सटाइवम पर कंक्लूजन निकाल दिया आपने, तो ये कंक्लूजन हम ऑथेंटिक तभी मानेंगे जब यही रिजल्ट कुछ और प्लांट पे भी आए।
अगर दूसरे प्लांट पे भी सेम रिजल्ट आ गया तो हम कहेंगे आपके रिजल्ट बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो आपको एक काम ये करना चाहिए कि दूसरे प्लांट पर भी एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए। मेंडल को भी लगा कि हाँ वाकई में बात तो सही है कि दूसरे प्लांट पे भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अब मेंडल ने सोचा कि किस प्लांट पे वर्क किया जाए। तो कार्ल लेग्नी से उन्होंने पूछा कि आप ही बताइए कि मुझे किस पे वर्क करना चाहिए। कार्ल लेग्नी साहब ने उनको सजेस्ट किया कि जाके एक हायरेशियम का प्लांट आता है उस पर वर्क किया। मेंडल अपने गार्डन में पहुंचे, सारे मटर को बाहर फेंका गया और वहां पर हायरेशियम का प्लांट लगाया गया और सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। लेकिन यहां पर मेंडल को सक्सेस नहीं मिली। मतलब जो रिजल्ट मेंडल को पी प्लांट पे मिलता था, हायरेशियम के प्लांट पर मेंडल को वो रिजल्ट नहीं मिला। तो मेंडल ने सोचा कि यहां रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। यह बात कार्ल लेग्नी पहले से जानते थे। कार्ल लेग्नी को पता था कि मेंडल का रिजल्ट तभी आ सकता है जब उस प्लांट में या तो सेल्फ पॉलिनेशन हो या क्रॉस पॉलिनेशन हो। हायरेशियम के प्लांट के अंदर तो पार्थेनोकार्पी होती है और जब पार्थेनोकार्पी तो रिजल्ट तो आएगा ही नहीं। तो मेंडल ने कितनी भी कोशिश की, हायरेशियम के प्लांट के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि वहां पार्थेनोकार्पी हो रही थी। नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन जैसा कुछ नहीं था। तो मेंडल को उस पर सक्सेस नहीं मिली। और जब मेंडल को सक्सेस नहीं मिली तो उनको लगा कि मेरे काम में दम नहीं है, यहां रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दिए, एक्सपेरिमेंट सारे बंद कर दिए। अच्छा, धीरे धीरे बच्चों टाइम बीतता गया और फाइनली टाइम आया 1884 का। और 1884 में जाकर मेंडल की डेथ हो गई। उस टाइम तक मेंडल को कोई नहीं जानता था। उन्हें एक किडनी की डिजीज हुई थी, ब्राइट डिजीज। उस डिजीज के कारण उनकी डेथ हो गई थी। मेंडल की डेथ हो गई लेकिन कोई भी साइंटिस्ट उनको नहीं अच्छे से जानता था, ना ही किसी बुक्स में मेंडल का नाम लिखा हुआ था। मतलब मेंडल का काम उस टाइम तक किसी को पता ही नहीं था। काम बड़ा यूनिक था लेकिन किसी को उस टाइम पता ही नहीं चला था। क्लियर? अच्छा, हमने यहां पर जो डेटा लिया है, ये डेटा आप लोग सब अच्छे से ध्यान रखें। क्या क्या आपको समझाया गया? वर्क स्टार्ट 1856 में किया गया था, कंप्लीट 1863। अप्रोक्सीमेटली कितने ईयर हो गए बच्चों? 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किए गए। वर्क पब्लिश किया था 1865 में। ये वाला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर फाइनली उनकी डेथ कब हो गई थी? 1884 में। 1865 में उन्होंने वर्क पब्लिश कर दिए थे, लेकिन कई साल बीत गए, कई साइंटिस्ट लोगों को उनका वर्क पता ही नहीं चला। फिर बच्चों टाइम बीतता गया और ईयर आता है 1900। फिर ईयर आता है मेंडल की डेथ के भी 16 साल बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट आते हैं और ये 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंट अपना वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग अपना वर्क कर रहे हैं। और इन तीनों साइंटिस्ट ने आकर मेंडल के काम को फिर से रीडिस्कवर्ड किया था। बात आती है वो साइंटिस्ट कौन कौन से थे, उनके बारे में हम समझे। इन 3 साइंटिस्ट में पहले थे कार्ल कोरेंस, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, ह्यूगो डी व्रीज, जो कि हॉलैंड के रहने वाले हैं, एरिक वैन शेरमैक, जो कि ऑस्ट्रिया कंट्री के रहने वाले हैं। 3 अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री के हैं। अच्छा, तीनों के एक्सपेरिमेंट प्लान भी अलग है। कार्ल कोरेंस की बात करें तो इन्होंने मेज प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था। ह्यूगो डी व्रीज ने अपने एक्सपेरिमेंट इवनिंग प्राइम ब्रोस पर किए थे और एरिक वैन शेरमैक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट ऑन डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट, अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। 3 साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री के अलग अलग प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करें, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, ये भी मेंडल की तरह ही हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट करे थे कि एक प्लांट के पोलन ग्रेन को लिया, दूसरे पे फर्टिलाइज किया, इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये देखना चाहते थे कि कैरेक्टर अगली जनरेशन में कैसे जाता है। जो मेंडल एक्सपेरिमेंट करता था वही एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। जब इन्होंने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया, ये 1900 की बात चल रही है, 1900 में ये 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली अपने अपने वर्क कर रहे थे। जब इन तीनों ने भी अपने एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने अपने कंक्लूजन निकाले, तो ये भी सोच रहे थे कि क्यों ना हम अपने कंक्लूजन किसी साइंस की मैगजीन में छापे। वही सेम बात, मैगजीन में तो छापना ही पड़ता है। अच्छा, इन्होंने भी मैगजीन में छापने की कोशिश की, लेकिन मैगजीन में छापने से पहले एक रूल ये कहता है कि आप अपना काम तभी मैगजीन में छाप सकते हैं जब आपसे पहले ये वर्क किसी और ने ना किया हो। तो इन्होंने भी देखा कि एक बार पुरानी मैगजीन देख तो ले कि किसी और ने तो ये काम नहीं छापा। जब ये पुरानी मैगजीन देख रहे थे तो इन्हें वही मेंडल वाली मैगजीन मिली, नेचर फॉरेस्ट स्टैंडर्ड वेरिन, याद है कुछ? नेचर फॉरेस्ट स्टैंडर्ड वेरिन, वो मैगजीन मिली। उस मैगजीन के इन्होंने कुछ पेजेस पलटाए, फिर वहाँ हेडिंग मिली एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन बाय मेंडल। और उस काम को जब इन्होंने पढ़ना चालू किया, इन साइंटिस्ट ने जब इन्होंने पढ़ना चालू किया, तो इन्हें पता चला कि जो काम हम आज कर रहे हैं अपने से तो कई साल पहले एक दादा ये काम करके जा चुका है। मतलब जो काम हम आज कर रहे हैं काम तो बहुत पहले हो चुका है। तो फिर इन तीनों ने सोचा कि क्यों ना मेंडल को उसका हक दिलाना चाहिए। और इसी सोच के साथ ह्यूगो डी व्रीज ने क्या किया, वो जो उस टाइम की मैगजीन थी नेचर फॉरेस्ट स्टैंडर्ड वेरिन, इतनी फेमस मैगजीन थी, उस मैगजीन में से मेंडल के वर्क को फाड़ा गया
और उस जमाने की एक सबसे फेमस मैगजीन फ्लोरा में छापा गया। फ्लोरा बहुत फेमस मैगजीन है, आज के टाइम पे भी फ्लोरा का बहुत नाम चलता है। फ्लोरा बहुत फेमस मैगजीन थी और उस मैगजीन में उस वर्क को छापा गया। तो ह्यूगो डी व्रीज ने मेंडल के काम को रीपब्लिश किया था। कौन सी मैगजीन के अंदर? फ्लोरा। फ्लोरा मैगजीन बहुत फेमस मैगजीन थी, हर साइंटिस्ट इसको पढ़ता है। जब मेंडल का काम फ्लोरा मैगजीन में गया, साइंटिस्ट लोगों ने फिर इसके काम को पढ़ा, तो उन्हें लगा कि मेंडल जैसा भी वाकई में कोई साइंटिस्ट था जिसका काम इतना यूनिक था। मेंडल भी ऊपर से देख रहा होगा कि अब इनको समझ में आ रहा है, यानी जो काम मेंडल बहुत पहले करके जा चुका था, 1865 में पब्लिश कर चुका था, 1900 में आके लोगों को समझ में आ रहा है। काफ़ी साल बाद, अप्रोक्सीमेटली 35-36 ईयर के बाद लोगों को समझ में आया कि मेंडल जैसा भी कोई साइंटिस्ट था। उसके बाद फिर हर बुक के अंदर मेंडल का नाम छपने लगा और जब भी जेनेटिक्स शुरू होती है सबसे पहले मेंडल को याद किया जाता है। क्लियर? तो मेंडल के काम को रीपब्लिश करने का काम ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। कौन सी मैगजीन के अंदर बच्चों? फ्लोरा मैगजीन के अंदर इन्होंने मेंडल के काम को रिपब्लिश किया था। क्लियर? अच्छा, कार्ल कोरेंस ने क्या किया? मेंडल के जो कंक्लूजन थे, मेंडल कंक्लूजन निकाला था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ये कंक्लूजन, डायहाइब्रिड क्रॉस के ये कंक्लूजन। तो मेंडल जो कंक्लूजन देता था, उन कंक्लूजन को कार्ल कोरेंस ने लॉ में कन्वर्ट किया था। और इन्होंने, कार्ल कोरेंस ने मेंडल के 2 लॉ बनाए थे। उसमें पहला लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये नाम सुने भी होंगे आपने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ देने वाले एग्जैक्ट कौन थे? कार्ल कोरेंस। हाँ, थी बातें मेंडल की, लेकिन उसको लॉ में चेंज करने का काम इन दोनों ने किया था। लेकिन जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो शायद आपको याद हो, एक लॉ और हम बहुत बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। लॉ ऑफ डोमिनेंसी भी हम बोलते हैं। कार्ल कोरेंस ने लॉ ऑफ डोमिनेंसी नहीं दिया था। बात आती क्यों नहीं दिया? अच्छा, लॉ किसको कहते हैं? हाँ, लॉ उसको कहा जाता है जो यूनिवर्सली हर जगह अप्लाई हो, हर जगह अप्लाई उसको लॉ कहा जाता है। कार्ल कोरेंस ने, जो कार्ल कोरेंस साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट मिराबिलिस जलापार पर भी किए थे, एक प्लांट पे भी किए थे। और उस प्लांट पर जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो इन्हें पता चला कि लॉ ऑफ डोमिनेंसी का एक्सेप्शन वहां देखने को मिलता है। और उस एक्सेप्शन को मैं आपको पढ़ाऊंगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। मतलब जो लॉ ऑफ डोमिनेंसी हम बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, इस लॉ ऑफ डोमिनेंसी का एक्सेप्शन देखा गया था। और वो देखने वाले साइंटिस्ट कौन से थे? कार्ल कोरेंस। तो कार्ल कोरेंस ने लॉ ऑफ डोमिनेंसी का एक्सेप्शन डिस्कवर किया था। और जब इन्होंने एक्सेप्शन डिस्कवर किया तो इन्होंने कहा कि मैं इसको लॉ नहीं दे सकता क्योंकि इसका एक्सेप्शन मैंने डिस्कवर किया है। तो इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंसी नहीं दिया था। बस मेंडल के इन्होंने 2 ही लॉ दिए थे। कौन कौन से? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हाँ, बाद में जेनेटिक्स को आसान करने के लिए इसमें एक लॉ और इंट्रोड्यूस कर दिया गया, लॉ ऑफ डोमिनेंसी भी इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन कोरेंस के अकॉर्डिंग तो इसके 2 ही लॉ बताए गए हैं। क्लियर? बात समझ में आई? तो यहां पर ये तीनों साइंटिस्ट के नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों साइंटिस्ट के नाम अच्छे से याद रखें। कौन कौन से साइंटिस्ट थे? मेंडल के काम को रीडिस्कवर करने वाले पहले कार्ल कोरेंस, दूसरा ह्यूगो डी व्रीज और तीसरा एरिक वैन शेरमैक। इन साइंटिस्ट के नाम अपनी एनसीईआरटी में भी लिखे, तो आप लोग इन साइंटिस्ट के नाम अच्छे से ध्यान रखें। क्लियर? तो मेंडल के काम को रीडिस्कवर इन्होंने किया। यहां पर कुछ डेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग अच्छे से बताइएगा। मेंडल ने वर्क कब स्टार्ट किया? वेरी गुड, 1856। कब कंप्लीट किया? 1863। कब पब्लिश किया? 1865। और मेंडल के काम रीडिस्कवर्ड कब हुए? तो 1900। और 3 साइंटिस्ट ने मिलकर उनके काम को रीडिस्कवर्ड किया था। जो बातें यहां पर समझाएगी, क्लियर हुई? अपने दिमाग में बच्चों एक यहां पर एक डाउट आता है कि मेंडल का जो काम है, मेंडल का काम आप सभी जानते हैं कि 1865 में पब्लिश कर दिया गया था और लोगों को समझ में आया 1900। 1865 में पब्लिश कर दिया गया, 1900 में समझ में आया। यानी अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 35 ईयर तक मेंडल के काम हिडन रहे। मतलब लोगों को मेंडल के काम समझ में नहीं आए। उसके क्या क्या रीजन थे? रीजन फॉर अनरिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेंडल्स वर्क। मेंडल का वर्क लोग बाग क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे, उसके क्या रीजन थे? उन रीजन को हम समझते हैं। 1865 में पब्लिश किया था, 1900 में जाके समझ में आया। उसका पहला रीजन, ये जितने भी रीजन मैं आपको बता रहा हूं ये अपनी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो आप लोग ये रीजन याद रखें। पहला, कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी, सो हिज वर्क वॉज नॉट वाइडली पब्लिसाइज्ड। मतलब मेंडल ने जब अपना वर्क पब्लिश किया था तो हमने समझा था कि इन्होंने साइंस की मैगजीन में छापा था, और मैंने कहा था ये मैगजीन इतनी फेमस नहीं थी। तो ज़्यादातर साइंटिस्ट लोगों ने
मेंडल के काम को समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मैगजीन इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा, तो वो अपनी बात पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाए थे, ये एक बड़ी दिक्कत थी, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि मैगजीन उन्होंने अच्छी वाली चॉइस नहीं की थी। क्लियर। सेकंड, मेंडल एक्सप्लेन करता था कि फैक्टर जो होते हैं स्टेबल होते हैं, वो एक डिस्क्रीट यूनिट होती है। इसका क्या मतलब है, इस बात को पहले आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मेंडल बच्चों कहा करता था, मेंडल ने बड़ी अच्छी लाइन बोली थी, मेंडल हमेशा कहा करता था कि कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर। मेंडल की बड़ी अच्छी लाइन थी, कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर। अच्छा, मेंडल हर चीज के लिए फैक्टर वर्ड ही बोलता था कि कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर होते। फिर मेंडल यहां कहता था कि ये जो फैक्टर होते हैं, ये फैक्टर स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, और ये एक डिस्क्रीट यूनिट होती है। स्टेबल होते हैं और डिस्क्रीट यूनिट होती है। स्टेबल और डिस्क्रीट से मतलब ये होता है कि इन फैक्टर में चेंजेस नहीं आ सकते। ये स्टेबल, ये चेंज नहीं होती। डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट, किसी से इंटरमिक्स नहीं होती है, किसी से ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग नहीं करती है, ये अपने आप में इंडिविजुअल यूनिट रहती है। क्या सिखाया? फैक्टर स्टेबल होते हैं, किसी से इंटरमिक्स, किसी के साथ चेंज नहीं होती है। तो ध्यान रखना, फैक्टर स्टेबल होते हैं। मेंडल ये बात कहा करता था कि फैक्टर स्टेबल होते हैं। तो उस टाइम के साइंटिस्ट से पूछते थे कि अगर ये स्टेबल है तो फिर ये वेरिएशन कैसे आ जाती है, इस नेचर के अंदर ये वेरिएशन कैसे आ जाती है? आप तो कहते हो स्टेबल है, चेंज नहीं हो सकता। यानी मेंडल से पूछा गया कि ये वेरिएशन क्यों आ रही है, उसका रीजन आप समझाए। इसके बारे में मेंडल नहीं बता पाए। अच्छा, वेरिएशन आने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है म्यूटेशन, और मेंडल के टाइम पे तो म्यूटेशन डिस्कवर्ड ही नहीं हुआ था। म्यूटेशन को समझाने वाले साइंटिस्ट वही ह्यूगो ड्यूरिजी थे, जो 1900 में आने वाले हैं। तो मेंडल के टाइम पर म्यूटेशन जैसी कोई बात नहीं थी, वो ये नहीं बता पाते थे कि ये वेरिएशन कैसे आते हैं। वो बस इतना कहते थे कि फैक्टर स्टेबल है, चेंजेस नहीं हो सकता। तो उनसे जब वेरिएशन का रीजन पूछा जाता था कि वेरिएशन कैसे आती है, तो इसके बारे में वो कुछ भी नहीं समझा पाते। तो क्या लिखा हमने? मेंडल एक्सप्लेन दैट फैक्टर आर कैसे होते हैं, स्टेबल, चेंज नहीं होते, एंड डिस्क्रीट यूनिट, डिस्क्रीट मतलब किसी से मिक्स नहीं होती है, ब्लेंडिंग शो नहीं करते। ये बात उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उनको ये बात सही नहीं लगी। अच्छा, उस टाइम के जो साइंटिस्ट उनको कहेंगे हम कंटेम्परर्स। कंटेम्परर्स का मतलब मेंडल के जो साथी वैज्ञानिक थे उनको हम कह सकते हैं कंटेम्परर्स, या उनके कलीग्स जो थे। तो उनके जो साथी वैज्ञानिक थे, कलीग्स थे, उनको ये बात सही नहीं लगी कि फैक्टर स्टेबल है, ये ब्लेंड नहीं होते। ये उस टाइम के साइंटिस्ट लोगों को सही नहीं लगा था। क्लियर। अगला रीजन, मेंडल की अप्रोच थी मैथमेटिक्स का। मेंडल की अप्रोच कैसी थी? मैथमेटिकली। वो बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिकली प्रॉब्लम सोल्व करते थे, बायोलॉजी की प्रॉब्लम को मैथमेटिकली सोल्व करते थे। ये उस टाइम एक नया चैलेंज था या नई बात थी। उस टाइम के साइंटिस्ट लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि आप कैसे मैथमेटिक्स से बायोलॉजी की प्रॉब्लम सोल्व करते थे। तो मैथमेटिक्स का यूज करना यह मेंडल के लिए नुकसानदायक रहा। एक और बड़ी प्रॉब्लम यह थी, मेंडल कहा करता था कि फैक्टर होते हैं, कहते थे कि वो फैक्टर होते हैं, लेकिन इन फैक्टर का वो कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाता था, फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाता था। मेंडल हमेशा कहता था कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय फैक्टर, हमेशा ही कहता था कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय फैक्टर। मान लीजिए ये कोई प्लांट है, तो वो कहता था कि इस प्लांट को टोल बनाना है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ फैक्टर, जैसे टी, स्मॉल टी, ऐसे कुछ ना कुछ फैक्टर होते होंगे। उस टाइम के साइंटिस्ट लोग, अच्छा उस टाइम के साइंटिस्ट लोगों से जब ये मिलते थे हमेशा यही लाइन बोलते थे, कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय फैक्टर। सुबह सुबह किसी से मिलते तो यही कहते कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय फैक्टर, शाम को मिलते कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय फैक्टर। ये मेंडल की बड़ी फेमस लाइन थी, कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय फैक्टर। उस टाइम के साइंटिस्ट लोग मेंडल से पूछा करते थे कि आप दिन भर बोलते रहते हो फैक्टर होते हैं, फैक्टर होते हैं, ये प्लांट पकड़ो और इस प्लांट की ये जो सेल है, इस सेल के अंदर ढूंढ के बताओ कि वो फैक्टर कहाँ है। मतलब है तो फैक्टर इस प्लांट के अंदर, तो इस प्लांट की सेल में वो फैक्टर कहाँ बैठा है उसके बारे में आप बताओ कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में बैठा है, क्लोरोप्लास्ट में बैठा है, कहाँ वो फैक्टर बैठा है, उसकी जगह तो बताओ, उसका फिजिकल प्रूफ तो दो। आप कहते हो फैक्टर होते हैं, लेकिन कहाँ होते हैं, जगह तो बताओ। मेंडल इसका सीधा जवाब देता था, कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर। मतलब वो बस ये कहते थे कि फैक्टर होते हैं, लेकिन ये कहाँ होते हैं इसके बारे में वो नहीं बता पाए। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो फैक्टर कहाँ होते हैं हम समझे। ये बच्चों सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, ये क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम के ऊपर आप जानते हो ये छोटा सा पार्ट कहलाता है जीन। ये छोटा पार्ट क्या कहलाता है? जीन। और मेंडल के शब्दों में यही जीन क्या है? फैक्टर है। मतलब
मेंडल के टाइम पर क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हुई थी। मेंडल के टाइम पे क्रोमोसोम डिस्कवरी नहीं हुए, और जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हुई तो मेंडल फैक्टर की जगह बता ही नहीं सकता था। वो बस ये कहता था फैक्टर होते हैं, लेकिन ये फैक्टर सेल में कहाँ होते हैं वो बता ही नहीं सकता था, क्योंकि उस टाइम तो क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई नहीं थी। यानी होना क्या चाहिए था, पहले क्रोमोसोम डिस्कवर्ड होने चाहिए थे, तब तो फिर फैक्टर की जगह पता चलेगी। लेकिन मेंडल ने बिना क्रोमोसोम की डिस्कवरी के ही पहले ही फैक्टर वाली बात बता दी थी। अरे बात समझ में, मतलब मेंडल ने अपने टाइम से आगे की बातें पहले बता दी, क्रोमोसोम बाद में डिस्कवर्ड हुए, फैक्टर की बातें वो पहले ही बता गया। ये अपने आप में बड़ी यूनिक बातें थी। तो ये मैंने कुछ रीजन बताए जिसकी वजह से मेंडल के काम हिडन रहे। क्या क्या रीजन बताए, एक बार फिर सुन लीजिएगा। पहला रीजन, कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी। उस टाइम पर कम्युनिकेशन की बड़ी दिक्कत थी। जिस मैगजीन के थ्रू इन्होंने अपनी बात समझाने की कोशिश की थी, ज़्यादातर साइंटिस्ट उस मैगजीन को पढ़ते नहीं थे, कम्युनिकेशन की दिक्कत आई। दूसरा, मेंडल कहता है फैक्टर होते हैं, साथ ही साथ कहते थे फैक्टर कैसा होता है, स्टेबल होता है, डिस्क्रीट यूनिट होती है, इसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो उनके साथी वैज्ञानिक कहा करते थे फिर ये वेरिएशन कैसे आ रही उसको समझाओ। मेंडल वो बात नहीं समझा पाते थे। मैथमेटिक्स का यूज़ करना ये मेंडल के लिए भारी पड़ गया। और एक और प्रॉब्लम आ गई, मेंडल कहता था फैक्टर होते हैं, लेकिन ये फैक्टर सेल में कहाँ होते हैं उसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे। अच्छा, इसी टाइम डार्विन साइंटिस्ट का भी एक एक्सपेरिमेंट आ गए थे। डार्विन ने, आप लोग जानते हैं, इवोल्यूशन की बहुत बड़ी बड़ी बातें समझाई थी। मेंडल का काम और डार्विन का काम लगभग साथ का ही है। उस जमाने में डार्विन का नाम बड़ा फेमस था, तो उस टाइम के जितने भी इंटायर साइंटिस्ट थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, सारे के सारे डार्विन की बातों को सुनने में लगे थे। मतलब जितने भी साइंटिस्ट थे सब डार्विन की बातों को सुनने में लगे थे। मेंडल की तरफ तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और जब मेंडल की बातों को सुना नहीं गया, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वो कभी भी उस टाइम सक्सेस हो ही नहीं सकता था। तो मेंडल के ये कुछ स्पेशल पॉइंट है जिसकी वजह से मेंडल के काम इतने सालों तक हिडन रहे या अनरिकॉग्नाइज रहे। क्या ये मेंडल के फेल्योर के रीजन है? नहीं। अरे मेंडल फेल कहाँ हुआ? अगर मेंडल फेल हो जाता तो वो तो कब का टाइम से हटा दिया जाता। मेंडल की काम बातें आज भी अप्लाई होती है, बस हमें समझ में नहीं आ रही थी उसके क्या रीजन है, ये बताए गए। कम्युनिकेशन की दिक्कत थी, मैथमेटिक्स का यूज करना था, ऐसी ये प्रॉब्लम आ गई थी। बात आती है मेंडल के टाइम पर ना क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई, ना माइटोसिस डिस्कवर्ड हुए, ना मियोसिस डिस्कवर्ड हुए। मतलब मेंडल को क्रोमोसोम, माइटोसिस, मियोसिस इन सब का कोई नॉलेज नहीं था, बिल्कुल नॉलेज नहीं था। लेकिन फिर भी वो जेनेटिक्स की इतनी बड़ी बड़ी बातें समझा गया। आज के टाइम पे हमें क्रोमोसोम, माइटोसिस, मियोसिस सब पता है, फिर भी जेनेटिक्स समझ में नहीं आती है। तो मेंडल को इन सब का नॉलेज नहीं होते हुए भी वो जेनेटिक्स की इतनी बड़ी बड़ी बातें समझा गया, ये अपने आप में बहुत ही यूनिक बात थी। इसलिए तो कहते हैं मेंडल बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहा है। मतलब बाद में फेमस हुआ है, डेथ के बाद। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि उसने बहुत सारी बातें अपने टाइम से पहले ही बता दी थी। मेंडल का जो काम है एग्जैक्टली 1900 में ही आना चाहिए था। और आप देख भी रहे थे, 3 साइंटिस्ट एक साथ आके वही काम कर रहे थे। लेकिन मेंडल ये काम 1900 से बहुत पहले ही करके जा चुका था, अपने टाइम से बहुत पहले ही करके जा चुका था। ये अपने आप में उसकी खास बात थी। क्लियर? मेंडल को ना माइटोसिस पता था, ना मियोसिस, ना क्रोमोसोम, फिर भी मेंडल को सक्सेस तो मिली है। बात आती है ऐसी क्या बातें थी जिसकी वजह से मेंडल को इतनी सक्सेस मिली थी। तो हम अगला पॉइंट ये लेते हैं, मेंडल की सक्सेस के पीछे क्या रीजन थे। ये कौन से रीजन थे? मेंडल के काम क्यों हिडन रहे, अनरिकॉग्नाइज रहे, उसके रीजन थे। अब हम समझने जा रहे हैं रीजन फॉर मेंडल्स सक्सेस। मेंडल की सक्सेस के पीछे क्या रीजन थे। इसके रीजन में सबसे पहला रीजन आता है, मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ 1 or 2 कैरेक्टर एट अ टाइम। मेंडल जब भी कोई कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की स्टडी करता था तो एट ए टाइम 1 या 2 कैरेक्टर लेके चलता था। लेकिन मेंडल से पहले के साइंटिस्ट क्या करते थे, एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर ले लेते थे। अनलाइक हिज प्रेसिडेटर्स हु हैड कंसिडर्ड मैनी कैरेक्टर्स एट ए टाइम। एग्जैक्टली होता क्या है, पहले इस बात को समझिएगा। मान लीजिए बच्चों, ये कोई प्लांट है, इस प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। जैसे प्लांट के अंदर आप मुझे बताओ, हाइट ये कैरेक्टर है। प्लांट के अंदर ये बच्चों फ्लावर, ये से यहाँ फ्लावर लगा हुआ है, ये कैरेक्टर है। प्लांट के अंदर, पी प्लांट के अंदर ये मटर की फली है जिसके अंदर ऐसे सीड्स लगे होते हैं, ये कैरेक्टर होता है। तो हाइट है, ये फ्लावर कलर है, इसी तरह से ये मटर की फली को इंग्लिश में कहेंगे हम पॉड कलर। तो ऐसे कई कैरेक्टर होते हैं। मतलब एक कैरेक्टर नहीं होता, प्लांट में कई कैरेक्टर चलते हैं।
अब मेंडल से पहले के साइंटिस्ट क्या करते थे, इन सारे कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करते, अगली जनरेशन में भी इन सारे कैरेक्टर को स्टडी करते, अगले में भी सारे। तो जब इतने सारे कैरेक्टर एक साथ स्टडी करोगे तो ये अगली जनरेशन में कैसे ट्रांसमिट होते हैं वो आप समझ ही नहीं सकते। मेंडल से पहले के साइंटिस्ट क्या करते थे, बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ स्टडी करते थे, अगली जनरेशन में, फिर अगली जनरेशन में। तो इतने कैरेक्टर लेके आप सब स्टडी करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये किस पैटर्न में ट्रांसफर हो रहे, वो पैटर्न आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन मेंडल की क्या खासियत थी, मेंडल की खासियत थी कि मान लीजिए उसने इस प्लांट के अंदर हाइट को स्टडी किया। बताओ किसको स्टडी किया, हाइट। तो बस वो हाइट को स्टडी करता था, इसमें फ्लावर कलर क्या है, पोड कलर क्या है, उससे उसको कोई मतलब नहीं था। किसको स्टडी किया, हाइट। एक कैरेक्टर लिया, एक कैरेक्टर लिया। फिर अगली जनरेशन में क्या करता था, इसी हाइट को ही स्टडी करता, मतलब इसी कैरेक्टर को स्टडी करता। फिर अगली जनरेशन में इसी कैरेक्टर को स्टडी करता। तो कितने कैरेक्टर लेके स्टडी कर रहा है, एक कैरेक्टर लेके कई जनरेशन तक स्टडी करता था। तो जब आप एक कैरेक्टर लेके स्टडीज करोगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि ये किस पैटर्न में जा रहे हैं। मेंडल की सक्सेस के पीछे ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि उसने या तो एक कैरेक्टर लिया या ज्यादा से ज्यादा दो कैरेक्टर लिए, या तो एक कैरेक्टर या दो कैरेक्टर लेके स्टडी करता था। लेकिन मेंडल से पहले के साइंटिस्ट की क्या दिक्कत थी, वो बहुत सारे कैरेक्टर ले लेते थे तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये किस तरह से अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। लेकिन मेंडल ने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया, एट ए टाइम या तो एक लिया या दो ही लिया। अरे बात समझ में, ये उसकी सक्सेस का एक पहला रीजन था। मेंडल की सक्सेस का एक दूसरा रीजन आता है सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी प्लांट। पी प्लांट पे वर्क करना, ये मेंडल की सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है। पी प्लांट पे वर्क करने से मेंडल को क्या फायदा मिला, इसके पी प्लांट लेने का क्या फायदा है, उसमें पहला, पी प्लांट एक एनुअल प्लांट होता है जिसको बच्चों लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, 2 से 3 मंथ, मतलब इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी है, 2 से 3 महीने की। अब मुझे बताओ, छोटी लाइफ साइकिल है, इससे क्या फायदा है? हाँ, छोटी लाइफ साइकिल होने से फायदा ये होता है कि हम कम टाइम में ज्यादा जनरेशन को स्टडी कर लेते हैं। कम टाइम में ज्यादा जनरेशन स्टडी की जाती है, पी प्लांट में ये बेनिफिट है। ह्यूमन पे स्टडी करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ह्यूमन की तो लाइफ स्पान ही बहुत ज्यादा है, और जितनी ज्यादा लाइफ स्पान होगा स्टडी करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो जब भी जेनेटिक्स की स्टडी की जाती है, ऐसे प्लांट को चूज किया जाता है या ऐसे ऑर्गेनिज्म को चूज किया जाता है जिसकी लाइफ स्पान कम हो। यहां पर पी प्लांट की यही खासियत थी, बस 2 से 3 महीने की लाइफ स्पान है, और कम लाइफ स्पान है तो ज्यादा जनरेशन तक हम कम टाइम में स्टडी कर सकते हैं। पी प्लांट की खास बात तो यह थी कि इसमें नेचुरली, अच्छे से ध्यान रखना, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। पी प्लांट में नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ऐसे समझो, ये बच्चों यहां पर ये पी प्लांट है, इस पी प्लांट के अंदर ये एंथर है और ये ओव्यूल है। एक ही फ्लावर में दोनों है, एंथर ओव्यूल दोनों है। तो जब भी बच्चों इसके पोलन ग्रेन यहां से उड़ते थे तो इसके पोलन ग्रेन इसके ओव्यूल को ही फर्टिलाइज करते थे। वैसे इसका फ्लावर ऐसे क्लोज होता था, ऐसे यहां पर ये ऐसे क्लोज फ्लावर होता था, तो इसके पोलन ग्रेन इसके ओव्यूल को ही फर्टिलाइज करते। क्या कहोगे इसको? हाँ, सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन। तो पी प्लांट में नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता था। लेकिन खास बात क्या है, जरूरत पड़ी, मान लीजिए कभी जरूरत पड़ी तो मेंडल यहां पर क्या करता था कि ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर को यहां से ओपन करके, यहां से इस फ्लावर को ऐसे ओपन करके इस फ्लावर को ओपन कर देता, और ओपन करके यहां से इसके पोलन ग्रेन को इसके ऊपर फर्टिलाइज करा देता। तो ये हो जाता क्रॉस पॉलिनेशन। तो दोनों ऑप्शन है, यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता था और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो पी प्लांट में दोनों चॉइस है, सेल्फ पॉलिनेशन की भी चॉइस है, क्रॉस पॉलिनेशन की भी चॉइस है। तो ध्यान रखना, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता है बट क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें परफॉर्म किया जा सकता है। तो मेंडल यही करता था कि जब वो F1 जनरेशन लाता क्रॉस कर देता, F2 लाता सेल्फिंग करा देता, क्योंकि इसमें दोनों चॉइस थी। पी प्लांट की ये बड़ी खास बात है। पी प्लांट की अगली खास बात ये होती है कि इसमें मैनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। एनसीईआरटी में आपको बच्चों ये वर्ड बहुत बार मिलेगा, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब होता है जिनको डिफरेंशिएट करना आसान हो, अलग अलग करना आसान हो, अलग अलग पहचानना आसान हो, उनको कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कहते हैं। ऐसे आप समझिएगा। आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर क्या किया, मान लीजिए यहां पर कुछ प्लांट को ड्रॉ किया। अब मैंने यहां पर जब इनको ड्रॉ कर रहा हूं, सोच समझ के आंसर देना सभी। यहां बच्चों मैंने ये प्लांट बनाया और ये प्लांट बनाया। बताइए, ये फर्स्ट दे देता हूं और ये सेकंड दे देता हूं। इस फर्स्ट और सेकंड में आप बताओ कौन टॉल है? हाँ, बड़े इजीली आप देख पा रहे हैं कंपेयर करके कि ये प्लांट बड़ा दिख रहा है मतलब टॉल है,
और ये छोटा दिख रहा है मतलब ये ड्वार्फ है। तो मुझे बताओ क्या टोल और ड्वार्फ बड़े आसानी से पहचान पा रहे हैं? यस, पहचान पा रहे हैं, क्योंकि टोल बहुत बड़ा है, ड्वार्फ बहुत छोटा है। तो आसानी से डिफरेंशिएट कर पा रहे हो तो इन्हें हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कहते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब डिफरेंशिएट करना आसान हो। मान लो ऐसा होता कि ये टोल होता और ड्वार्फ ये ऐसा होता, मतलब हल्का सा होता, तो यहां डिफरेंशिएट करने में दिक्कत आ जाती, और दिक्कत आ जाती तो फिर इनको कॉन्ट्रास्टिंग नहीं कहते। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कब कहते हैं, एक बार फिर सुन लेना बच्चों, कब कहते हैं? जिनको डिफरेंशिएट करना आसान हो उन्हीं को हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कहते हैं। जैसे पी प्लांट में फ्लावर कलर जो आते हैं, एक तो वॉयलेट आता है और एक वाइट आता है। अब बताओ, वॉयलेट है वाइट है, आसानी से पहचान जाएंगे। अलग अलग कलर है, बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग कलर है तो पहचानना आसान हो जाएगा। और पहचानना आसान हो तो ऐसे ट्रेट को क्या नाम देते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। याद रहेगा इतना बच्चों। पी प्लांट की एक खास बात हो रही, इजी टू कल्टीवेट। पी प्लांट को ग्रो करना आसान है। अगर मैं आपको पी के सीड दूं और आपसे कहूं ग्रो करो, आप कहीं भी इसको ग्रो करो, आसानी से ग्रो हो जाते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। पी प्लांट की एक खास बात होती है, सीड्स लार्ज होते हैं। पी के सीड्स सबने देखे, मटर सबने खाई है, तो पी के जो सीड होते हैं बड़े होते हैं, तो उनको काउंट करना, स्टडी करना भी आसान होता है। तो ये कुछ बातें होती है जिसकी वजह से पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करना बेटर माना गया। क्या क्या रीजन थे? एक तो इसका लाइफ स्पान शॉर्ट है, 2 से 3 मंथ। नेचुरली, याद रखना, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन भी किया जा सकता है। अच्छा, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, इसमें बहुत सारे होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब डिफरेंशिएट करना आसान होता है, कल्टीवेट करना आसान है, सीड जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। तो पी प्लांट पर स्टडी करना यह भी मेंडल की सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। अगला रीजन लेते हैं। मेंडल की सक्सेस के पीछे रीजन ये बताया गया, मेंडल ने क्वांटिटेटिव एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर। क्वालिटी वाले कैरेक्टर की क्वांटिटी में स्टडी की। बहुत अच्छे समझिएगा, क्वालिटी वाले कैरेक्टर की क्वांटिटी में स्टडी करता था। क्वालिटी कैरेक्टर कौन सा? जैसे हाइट। हाइट अपने आप में क्वालिटी होता है। क्वालिटेटिव कैरेक्टर को डिटेल में और आगे बताऊंगा मैं आपको, अभी इतना ध्यान रखो। प्लांट की जो हाइट है वो अपने आप में क्या है? उसकी क्वालिटी, ये क्वालिटी कैरेक्टर है। मेंडल क्या करता था, मान लीजिए बच्चों इस प्लांट के अंदर हाइट को स्टडी किया, हाइट को स्टडी किया, तो जब वो हाइट की स्टडी करता था तो ऐसा नहीं कि एक प्लांट में स्टडी करता था। ये बच्चों यहां पर क्या है? क्वालिटी, ये क्वालिटी हाइट है। तो दूसरे प्लांट में भी हाइट को स्टडी करता, क्वालिटी को, फिर अगले में भी हाइट को, अगले में भी हाइट को। तो मुझे बताओ, इस क्वालिटी को एक प्लांट में स्टडी किया या बहुत सारे? बहुत सारे। यानी इस क्वालिटी को क्वांटिटी में स्टडी किया, क्वालिटी को क्वांटिटी में स्टडी किया। यही मैंने लिखा है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर की कैसे स्टडी करना? क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब बहुत सारे प्लांट में स्टडी करना। जरा सोच समझ के मुझे बताइए। एक बात ध्यान सुनना, मैंने क्या किया, बस एक प्लांट लिया, बाकी को भूल जाओ। एक प्लांट लिया और इस एक प्लांट लेने के बाद फिर मैंने नेक्स्ट जनरेशन में स्टडी की, फिर अगली जनरेशन में स्टडी कर दी और मैंने कंक्लूजन दे दिया कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। कुछ कंक्लूजन मैंने दे दिए। अब बताओ, एक प्लांट को लेके मैं कंक्लूजन दे दूं, क्या मेरे कंक्लूजन ऑथेंटिक है? एक प्लांट को लेकर स्टडी किया और कंक्लूजन आ गए, कोई ऑथेंटिक नहीं है। ये तो बाय चांस बस तुक्के से आ सकते हैं। लेकिन मेंडल क्या करता था कि अगर इस कैरेक्टर को स्टडी करता था तो केवल एक में नहीं, दूसरे वाले प्लांट में भी हाइट को स्टडी करता, इसको भी कई जनरेशन तक स्टडी करता, फिर कंक्लूजन देता और देखता तो सेम कंक्लूजन। अगले प्लांट पे भी स्टडी करता, सेम कंक्लूजन, अगले में स्टडी करता, सेम कंक्लूजन। मतलब मेंडल अपने कंक्लूजन को एक प्लांट में नहीं चेक करता, कई सारे पी प्लांट में चेक करता था। तो हम कह सकते हैं मेंडल के जो कंक्लूजन थे वो 100% ऑथेंटिक थे। ये ऑथेंटिसिटी है। और ऑथेंटिसिटी क्यों है? क्योंकि उसने एक प्लांट पे अपने कंक्लूजन नहीं दिए, उसने बहुत सारे प्लांट को स्टडी किया और फिर उसने अपने कंक्लूजन दिए और सब जगह रिजल्ट सेम आ रहा है और सेम रिजल्ट आ रहा था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसके कंक्लूजन 100% ऑथेंटिक थे। उसने जो बातें की थी हवा में नहीं की थी, वो ऑथेंटिक बातें थी। तो ये ध्यान रखना, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को हम कह सकते हैं 100% ऑथेंटिक है। और क्यों ऑथेंटिक है? क्योंकि उसने बहुत सारे प्लांट पर स्टडी किया था, बहुत सारे सैंपल लिए थे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में लार्ज सैंपलिंग साइज थी। लार्ज सैंपलिंग साइज का मतलब होता है कि उसने बहुत सारे पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे, एक दो नहीं, बहुत सारे पे वर्क किया था, तो सैंपल बहुत सारे लिए थे। तो क्या कहेंगे? लार्ज सैंपलिंग साइज। ये आपके एनसीईआरटी की लाइनें हैं, तो ध्यान रखना बेटे। ऐसा क्वेश्चन आएगा, मेंडल एक्सपेरिमेंट हैड नैरो सैंपलिंग साइज। गलत,
कौन सी? लार्ज सैंपलिंग साइज होगी। क्लियर? एक और खास बात थी, मेंडल ने अपना जितना भी रिकॉर्ड किया था, जितना भी एक्सपेरिमेंट किया था, उसको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते थे। हर चीज का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते थे, हर एक्सपेरिमेंट का उन्होंने रिकॉर्ड रखा था। और रिकॉर्ड मेंटेन करना यह भी मेंडल की सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ये मैंने कुछ रीजन बताए जो कि मेंडल को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करते रहे थे। तो हमने क्या सीखा? मेंडल की सक्सेस के कुछ रीजन आप लोग ये मॉड्यूल में भी देख सकते हैं। पहला रीजन क्या बताया? हाँ, एट ए टाइम एक या दो कैरेक्टर को स्टडी करना। दूसरा, पी प्लांट पे वर्क करना। तीसरा, क्वालिटी वाले कैरेक्टर की क्वांटिटी में स्टडी करना। इस क्वालिटी को लिया और बहुत सारे प्लांट में स्टडी किया, मतलब क्वांटिटी में स्टडी करता था, जिसको हम कह सकते हैं लार्ज सैंपलिंग साइज थी, और हर चीज का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता था। तो ये कुछ बातें थी जो मेंडल की वर्क को सक्सेस बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये जो बातें हैं आप ध्यान रखें। मेंडल्स वर्क, अभी तक बच्चों हमने ये समझ लिया था कि मेंडल ने कब अपना काम स्टार्ट किया था, कब उन्होंने वर्क कंप्लीट किया था। ये सारी बातें हम क्लियर कर चुके हैं। मेंडल की सक्सेस के पीछे क्या रीज़न थे, क्यों उनके वर्क हिडन रहे, ये हम पढ़ चुके हैं। मेंडल ने कैसे अपने वर्क किए थे, किस प्लांट पे वर्क किए थे, कौन से कैरेक्टर लिए थे, उन बातों को हम समझे। मेंडल ने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर को स्टडी किया था। अच्छा, कैरेक्टर 7 है, हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट आते हैं, तो यहाँ पर टोटल ट्रेट कितने हो जाएंगे? 14। तो 7 कैरेक्टर और 14 ट्रेट कौन से प्लांट के लिए थे? गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट, या इसको हम कह सकते हैं पाइसम सटाइवम, इस प्लांट के ऊपर इन्होंने वर्क किया था। कौन कौन से 7 कैरेक्टर थे? ये 7 कैरेक्टर आपको याद रखना है। इन कैरेक्टर में यहाँ कैरेक्टर 2 तरह से हो सकता है, उसमें एक डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है और रिसेसिव ट्रेट कौन सा है, वो हम लेते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर लेते हैं लेंथ ऑफ प्लांट, प्लांट की हाइट, स्टेम हाइट, प्लांट की हाइट हम कहें, ये सभी जानते हैं। प्लांट की हाइट में डोमिनेंट तो होता है टॉल और रिसेसिव होता है ड्वार्फ। तो टॉल डोमिनेंट होगा और ड्वार्फ रिसेसिव होगा। अच्छा, ये याद रखना, डोमिनेंट किसको कहते हैं? हाँ, जो होमो हेट्रो दोनों में एक्सप्रेस होता है, याद है कुछ ऐसा, उसको डोमिनेंट कहते हैं। और रिसेसिव किसको कहते हैं? जो हाँ ओनली होमोजाइगस में एक्सप्रेस होगा, वो रिसेसिव होगा। तो यहाँ पर ये 7 कैरेक्टर होंगे। पहला लेंथ, टॉल डोमिनेंट होगा, ड्वार्फ रिसेसिव होगा, ये याद रखना, क्वेश्चन आता है इनमें। सेकंड कैरेक्टर लेते हैं फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर फ्लावर पोजीशन एक्सियल भी हो सकती है और टर्मिनल हो सकती है। एक्सियल टर्मिनल से क्या मतलब है, डायग्राम समझते हैं। ये बच्चों एक्सियल और टर्मिनल के डायग्राम है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये स्टेम है, इस स्टेम में ये एक्सिस निकली है और फिर ये फ्लावर लगा है। लेकिन इसमें आप देखो, ये जो मेन एक्सिस चल रही थी उसी पे फ्लावर लग गया। तो यहाँ पे मेन एक्सिस के टर्मिनल पे लगा तो टर्मिनल, मेन एक्सिस पे लगा, एक एक्सिस निकली, मेन लाइन थी, उससे फिर एक एक्सिस निकली और उसके ऊपर फ्लावर लगा है, तो इसको हम कहते हैं एक्सियल। तो एक्सियल डोमिनेंट होता है, टर्मिनल रिसेसिव होता है। फ्लावर कलर, फ्लावर कलर 2 तरह से हो सकते हैं। जैसे ये कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो है वॉयलेट कलर या पर्पल कलर आप कह सकते हो, मेन तो वॉयलेट ही वर्ड यूज किया जाता है, वॉयलेट, और रिसेसिव में कहें तो व्हाइट। तो फ्लावर कलर 2 तरह के होते हैं, वॉयलेट एंड व्हाइट। वॉयलेट इज द डोमिनेंट एंड व्हाइट इज द रिसेसिव। नेक्स्ट कैरेक्टर अगर हम ले तो यहाँ पर अगला कैरेक्टर, अच्छा वॉयलेट व्हाइट तो आप समझ सकते हो, ये वॉयलेट है, ये व्हाइट है, ये वॉयलेट व्हाइट है। अगला कैरेक्टर अगर हम ले तो यहाँ पर अगला कैरेक्टर आता है पोड शेप। पोड मतलब मटर की फली, मटर की फली का शेप। मटर की फली 2 तरह से हो सकती है, या तो इन्फ्लेटेड होती है या कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है फली थोड़ी सी फुली हुई है, और कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब होता है एकदम पिचकी हुई सी। कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो, ये फुल फॉर्म होता है और ये ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, पिचकी हुई। देखा भी होगा आपने मटर की फली को कि या तो ऐसे फुली फुली सी होती है, ये एकदम ऐसे पिचकी सी रहती है। तो जो इन्फ्लेटेड है वो डोमिनेंट है, और एकदम वो बेकार सी हो जाती है जो पिचकी हुई रहती है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड, जो बेकार सी रिसेसिव है। अगर हम पोड के कलर की बात करें, मटर की फली सबने देखी है, बताओ कौन से कलर की होती है? वेरी गुड, ग्रीन कलर इज द डोमिनेंट, और बेकार सा कलर जो हो जाता है वो हो जाता है येलो कलर। तो येलो कलर यहाँ रिसेसिव होगा। तो यहाँ पर अगर हम कलर की बात करें तो ये येलो कलर और ये यहाँ ग्रीन कलर, कौन सा डोमिनेंट होगा? यस, ग्रीन इज द डोमिनेंट, येलो इज द रिसेसिव। नेक्स्ट नंबर पे लेते हैं सीड कलर। सीड कलर, मटर के सीड सबने देखे, बताओ कौन से कलर के होते हैं? बड़ा ध्यान से देखना, मटर के हम सीड की बात करें, सीड कलर, जिसको आप कोटिलिडन कलर भी कह सकते हो। हाँ, सीड कलर में डोमिनेंट होता है येलो और रिसेसिव होता है ग्रीन। यहाँ थोड़ा सा अलग है कि यहाँ येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव। इसका क्या मतलब है? बच्चे इस बात में बड़े कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली सीड कलर में। आप लोग जो कलर देखते हैं सीड का, एग्जैक्टली वो सीड कलर नहीं होता है, वो सीड कोट कलर होता है।
जैसे ऐसे समझो, ये यहाँ पर मैंने मटर का सीड ड्रॉ किया, ये मटर का यहाँ पर ऐसे सीड होता है। अच्छा, ये बच्चों यहाँ पर इस तरह से ये सीड होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, देखा भी होगा आप लोगों ने, मटर के अंदर आप सीड के ऊपर एक हल्की सी कोटिंग लगी होती है, बाहर की तरफ एक कोटिंग होती है। तो ये जो कोटिंग होती है ना, इस कोटिंग को कहा जाता है सीड कोट कलर। ये सीड कोट है और इसके अंदर ये जो बैठा है ना, ये एग्जैक्टली यहाँ पर सीड होता है। तो मेंडल ने ये सीड कोट कलर नहीं देखा था, मेंडल ने क्या देखा था? सीड कलर। मतलब उसकी कवरिंग को हटाओ, और सबने हटाया भी होगा, देखा होगा मटर में, पी प्लांट की उसके कवर को हटाओ, सीड के कवर को हटाओ, और उसके अंदर से जो दो निकलते हैं उनको कहा जाता है कोटिलिडन, और वही एग्जैक्टली कहलाता है सीड कलर। यहां पे कंफ्यूजन होता है, मेंडल ने सीड कोट कलर नहीं लिया था, मेंडल ने लिया था सीड कलर कोटिलिडन कलर। और कोटिलिडन कलर में ध्यान रखना, डोमिनेंट कौन सा होता है? येलो। और ये डोमिनेंट भी कब होता है? हाँ, जब ये पूरी तरह से पक जाए। हम जो मटर का सीड देखते हैं, ये तो बच्चों कच्चा होता है, अनराइप होता है। पूरी तरह से राइपनिंग के बाद, पकने के बाद अगर आप देखेंगे, जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योरिटी के बाद येलो जो कलर आएगा वो डोमिनेंट होगा, और जो ग्रीन ग्रीन रहेगा वो रिसेसिव हो जाते हैं। अब यहां पे आप बड़े कंफ्यूज होते हैं इन दोनों में, पोड कलर में डोमिनेंट ग्रीन, येलो रिसेसिव। यहां उल्टा है, सीड कलर में डोमिनेंट येलो है और ग्रीन रिसेसिव है। बात समझ में? तो इन दो को अच्छे से ध्यान रखना, यहां बहुत गलती करते हैं बच्चे, दोनों ही कलर वाली बातें और एक दूसरे के अपोजिट है। अगले नंबर पे यहां पर रहते हैं। अच्छा, सीड कलर की बात करें तो यहां पर सीड कलर में येलो और ये बच्चों ग्रीन। कौन सा डोमिनेंट होगा? येलो डोमिनेंट होगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है और वो है सीड का शेप। सीड के शेप दो तरह से हो सकते हैं, या तो बच्चों ऐसे राउंड होते हैं या फिर व्रिंकल्ड हो सकते हैं। राउंड या व्रिंकल की बात करें तो कुछ इस तरह से ये राउंड है और ये इस तरह से व्रिंकल्स आ जाती है, तो राउंड या व्रिंकल हो जाते हैं। व्रिंकल मतलब झुर्री जिस पे आ जाती है, तो राउंड या व्रिंकल टाइप के हो सकते हैं। अब आप देखो टोटल कैरेक्टर कितने हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर 7 है। हर कैरेक्टर के दो ट्रेट है, हर कैरेक्टर के दो ट्रेट है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो टोटल ट्रेट अगर काउंट करोगे तो 14 होंगे। अब क्वेश्चन भी ऐसे घुमा के पूछते हो, पी प्लांट के मेंडल ने कितने ट्रेट स्टडी किए? क्या आंसर दोगे? ट्रेट 14। कितने कैरेक्टर चूज किए? 7। तो गड़बड़ नहीं करना है, ढंग से क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या पूछा जा रहा है। क्लियर? और इनको याद रखना भी बड़ा आसान है मेरे ख्याल से। स्टेम लेंथ या प्लांट हाइट, स्टेम लेंथ, ये तो सबको पता होता है, टॉल ड्वार्फ वाला। अब इसके बाद आप बस 3 चीजें ध्यान रखें। क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो फ्लावर, यहां पर ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, एक तो फ्लावर पे ध्यान दो, एक अगली बात ध्यान दो पोड पर, और अगली बात ध्यान दो सीड पर। टोटल 3 बातें, फ्लावर पोड सीड, फ्लावर पोड सीड, और सब में 2-2 बातें। एक बात तो सब में फिक्स है, जैसे फ्लावर में कलर है तो पोड में भी कलर है और सीड में भी कलर है, तीनों में कलर तो फिक्स है। अच्छा, इन दोनों में यहां पर शेप आ जाता है, सीड शेप पोड शेप, लेकिन फ्लावर का शेप नहीं होता, तो फ्लावर की क्या देखी जाती है? पोजीशन। इसको बच्चों आप ऐसे समझिएगा, टोटल कैरेक्टर हमारे पास कितने हो चुके थे? हाँ 7। इनमें से फर्स्ट तो आप लोग ध्यान रख सकते हो। अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? पोड में, फ्लावर में और सीड में, और सब में 2-2 हो जाएंगे। एक एक करके सोचते हैं। फ्लावर में 2 हो गए, बोलो कौन कौन से? कलर तो फिक्स है, फ्लावर का कलर। अगला फ्लावर का पोजीशन, क्योंकि फ्लावर में शेप नहीं होता, तो फ्लावर की पोजीशन, कलर पोजीशन। चलो पोड पे चले, पोड में कलर तो फिक्स है, शेप और आ जाएगा। सीड पे चले, कलर तो फिक्स है, शेप आ जाएगा। अरे बड़ा आसान है, फ्लावर कलर पोजीशन, सीड कलर शेप, पोड कलर शेप। तो इनको याद रखना भी बड़ा आसान है, बस आप ये 3 चीज ध्यान रखो, फ्लावर पोड और सीड, और उसमें एक जगह शेप एक जगह कलर लगा दो, अपने आप बता दोगे। क्लियर? तो ये जितने भी कैरेक्टर आपको लिए गए, ये सब आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। यहां जब क्वेश्चन पूछेंगे वैसे पूछेंगे, डोमिनेंट ट्रेट किसको कहते हैं? जो होमोजाइगस प्लस हेट्रोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस होते हैं। तो पूछेंगे कौन होमो हेट्रो दोनों में एक्सप्रेस होते हैं, मतलब डोमिनेंट वाला। और अगर ऐसे पूछे रिसेसिव, उसको कहेंगे जो ओनली होमोजाइगस में एक्सप्रेस होगा, ओनली होमोजाइगस। तो ये ओनली होमोजाइगस में एक्सप्रेस होते हैं, ये होमोजाइगस प्लस हेट्रोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस होते हैं, क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट होते हैं। तो ये जो कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव, ध्यान रखिएगा। पी प्लांट की अगर हम बात करें तो पी प्लांट के अंदर टोटल क्रोमोसोम होते हैं 2n = 14, टोटल क्रोमोसोम 14 होते। पी प्लांट में एक ही फ्लावर में एंथर भी है, ओव्यूल भी है, मतलब मेल पेरेंट भी है, फीमेल पेरेंट भी है। इस वजह से इसमें सेक्स का डिटरमिनेशन नहीं होता।
तो यहां सेक्स क्रोमोसोम 0 होते हैं। नोट कर लेना पॉइंट को, पी प्लांट में सेक्स क्रोमोसोम 0 होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही प्लांट में मेल फीमेल दोनों हैं, तो यहां सेक्स क्रोमोसोम होते ही नहीं है। अब ये जो 14 क्रोमोसोम है 2n = 14 है, वो कैसे होते हैं मैं आपको समझाता हूं। ये क्रोमोसोम 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। आप देख रहे हैं टोटल क्रोमोसोम कितने दिखाई दे रहे हैं बच्चों, 7। अच्छा यहां 2n है, 2n का मतलब इनके जैसा एक और होगा, तो ये 1 तो उसके जैसा एक 1 और, 2 तो उसके जैसा एक 2 और, 3 तो उसके जैसा एक 3 और, ऐसे चलते जाए तो ये 4, 5, 6, 7 ऐसे यहां हो जाएंगे। बात समझ में? मतलब ये 7 है तो ये भी कितने होंगे, 7। 7 + 7 टोटल बोलो, 7 7, हाँ ये टोटल कितने हो जाएंगे, 14। तो ये 14 हो गए। अब बच्चों एक बात मुझे बताओ, यहां पर अगर कोई जीन बैठी है इस क्रोमोसोम 1 पे, तो इस क्रोमोसोम 1 पे भी तो सेम जीन होगी। जैसे सिखाने के लिए, यहां 1 पर फ्लावर कलर की जीन है, तो इसी लोकस पे यहां पर जो जीन मिलेगी, सेम इस लोकस पर यहां जो जीन मिलेगी, ये जीन भी फ्लावर कलर की होगी। अरे सेम होगी, यहां पर जो जीन आएगी ये भी किसकी होगी, फ्लावर कलर की, ये भी फ्लावर कलर की होगी, क्योंकि दोनों 1 1 ही तो है। सेम क्रोमोसोम पे जीन तो सेम ही होगी। यहां बच्चों जैसे इस पे सीट कलर की जीन है, तो यहां पर इसी जगह पर सीट कलर की ही जीन होगी। अरे बात समझ में? तो इस 1 को स्टडी करो या इस 1 को, बात एक ही है, क्योंकि दोनों पर जीन तो एक जैसी है। तो यहां पर इन दोनों में से इस 1 को हटा देते हैं, यहां पर इस 1 को हटा दिया क्योंकि जीन तो दोनों पे सेम ही थी, इस 1 को हटा देते हैं। अब सेम एज यहां पर इस 2 को स्टडी करो या इस 2 को, तो इनमें से इस 2 को, इन 3 को, सबको हटा देते हैं। यानी मैंने टोटल 7 बनाए, लेकिन होते 14 है। 14 थे लेकिन यहां पर आपको 7 बना रहे हैं क्योंकि बाकी 7 पे भी जीन तो वही होगी। तो समझाने के लिए मैंने केवल 7 बनाए, लेकिन टोटल 14 है। इनमें से क्रोमोसोम 1 पर जो टोटल कैरेक्टर 7 थे, क्रोमोसोम 1 पर 2 जीन्स लगी है, एक तो फ्लावर कलर की और दूसरा सीड कलर की। इसके बाद क्रोमोसोम नंबर 4 पर यहां जीन लगी है लेंथ ऑफ प्लांट, मतलब वही प्लांट हाइट। इसके ठीक पास में जीन लगी है पोड का शेप, और थोड़ी डिस्टेंस पर जीन लगी है फ्लावर पोजीशन। कौन से क्रोमोसोम पे? वेरी गुड, 4 पर। क्रोमोसोम नंबर 5 की बात करें तो इस पर 7 कैरेक्टर में से एक जीन है पोड कलर की, और क्रोमोसोम नंबर 7 पर यहां पर सीड शेप के जीन है। यानी जो टोटल 7 कैरेक्टर थे, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन होती है, और ये जीन किस किस क्रोमोसोम पे लगी है आप ही आंसर देना। कौन कौन से क्रोमोसोम पे लगी है? 1, हाँ आगे बोलो, 4 5 और 7। तो 1 4 5 और 7। अच्छा मुझे बताओ, क्या क्रोमोसोम 2 पे जीन नहीं होती? अरे होती है, और 2 पे जीन 1 2 नहीं, यहां पे अगर हम 2 पे जीन निकाले तो इस पे तो ऐसे बहुत सारी जीन होगी, लेकिन हमने यहां पर क्यों नहीं लिखी? क्योंकि वो मेंडल ने स्टडी नहीं की थी। मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर चूज किए थे, उनकी जीन कहां है वो समझा रहा हूं मैं आपको। अरे बात समझ में? ऐसा नहीं कि 2 पे जीन नहीं होती, 2 3 सब पे जीन होती है, लेकिन मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर चूज किए थे, उनकी जीन 1 4 5 7। और 1 पर कितने कैरेक्टर आ गए? देखो 2 कैरेक्टर, 4 पर कितने कैरेक्टर हो गए? 1 2 3 कैरेक्टर हो गए, 5 पे हो गया 1 कैरेक्टर, और 7 पे हो गया 1 कैरेक्टर। अरे बात समझ में? तो कहां पे कौन से कैरेक्टर की जिन्हें ये ध्यान रखना है, क्लियर? तो 1 4 5 7, 1 पे 2, 4 पे 3, 5 पे 1, 7 पे 1 होती है, क्लियर? एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इस अकेले कैरेक्टर को लेकर स्टडी करूं, बाकी को भूल जाओ, कितना कैरेक्टर लिया जाए? एक कैरेक्टर को लेकर स्टडी करना, इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या कहेंगे? मोनोहाइब्रिड। अच्छा 2 को लेकर, अच्छा इस अकेले को लिया तो मोनोहाइब्रिड, इस अकेले को लिया तो मोनोहाइब्रिड। अगर मैं इन सबको अकेले अकेले लेकर स्टडी करूं तो 7 कैरेक्टर है, तो 7 मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनेंगे। यानी मेंडल ने 7 मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए थे। समझाने के लिए एक सिखाया जाता है, लेकिन मेंडल ने इतने कितने किए थे? 7 मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हर कैरेक्टर का एक एक क्रॉस आता है। अब समझना, अगर मैं यहां फ्लावर कलर को लूं, ये फ्लावर कलर को लिया, फ्लावर कलर को लिया, और इसके साथ यहां प्लस ले लेता हूं प्लांट, लेंथ ऑफ प्लांट, लेंथ ऑफ प्लांट। अब बताओ कितने कैरेक्टर लिए? एक ये लिया और एक ये लिया, कितने ले लिए? 2। और 2 को साथ में लेकर स्टडी करना, ये डाइहाइब्रिड हो जाएगा। 2 कैरेक्टर को साथ में लेकर स्टडी करना, डाइहाइब्रिड। तो फ्लावर कलर के साथ लेंथ ऑफ प्लांट आ गया। अब इसी फ्लावर कलर के साथ ये भी तो आ सकता था, पोड शेप भी आ सकता है, इसी के साथ फ्लावर कलर के साथ फ्लावर पोजीशन आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। अगर मैं इसे 2 2 के कॉम्बिनेशन बनाऊं, इन 7 कैरेक्टर से
अगर हम इसे दो दो के कॉम्बिनेशन बनाए टोटल 21 बनेंगे। डायहाइब्रिड क्रॉस अगर ऐसे बनाए जाए 7 से तो टोटल 21 बनेंगे। चाहे तो आप चेक कर लेना, ऐसे दो दो के कॉम्बिनेशन बना के देखना, पहले इसका इन सातों के साथ, फिर इसका बाकी सबके साथ, तो ऐसे टोटल 21 बनेंगे। बनाने की जरूरत नहीं है, सिखाने के लिए। मोनोहाइब्रिड तो 7 ही बनेंगे, लेकिन डायहाइब्रिड बनाया जाए तो ऐसे 21 बनेंगे। मेंडल की किस्मत अच्छी थी, बहुत अच्छे समझना। मेंडल की किस्मत यहां अच्छी थी कि मेंडल ने जब भी डायहाइब्रिड क्रॉस किया तो ऐसे कैरेक्टर जनरली चूज किए जिनकी जीन अलग क्रोमोसोम पे है। मतलब जैसे एक कैरेक्टर ये ले लिया और एक कैरेक्टर ये ले लिया। बताओ जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठी है। अगर जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठी है तो बताओ क्या चलेगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लिंकेज? सोच समझ के बताना, ये मैं सिखा चुका हूं आप लोग को। जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठी है, क्या चलेगा? अरे अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट चलेगा। इसको लूं और इसको स्टडी करूं, बताओ क्या चलेगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट चलेगा। इसको लूं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट चलेगा। मेंडल ने जितने भी ऐसे डायहाइब्रिड किए होंगे, दो दो साथ में लिए होंगे, जनरली ऐसे कैरेक्टर चूज किए जिनकी जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठी थी, जिनकी जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठी थी। मेंडल ने सारे 21 डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म नहीं किए, सारे 21 परफॉर्म नहीं किए। उसने वही परफॉर्म किए, बाय चांस कहो, किस्मत से कहो, कि बस उन्होंने ऐसे डायहाइब्रिड क्रॉस किए जिनकी जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठी थी। उनको क्रोमोसोम का नॉलेज नहीं था, बस ये बाय चांस उन्होंने ले लिए, किस्मत से ले लिए। अगर सपोज करो, अगर मेंडल इसको और इसको साथ में ले लेता और इन दोनों का अगर वो डायहाइब्रिड लेता, इन दोनों का डायहाइब्रिड लेता, तो इनकी जीन तो सेम क्रोमोसोम पे, अरे क्रोमोसोम 4 पे, और बहुत पास पास है, इनकी जीन तो सेम क्रोमोसोम पे। और जैसे इन दोनों को साथ में लेता, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं आता, क्योंकि यहां पर तो इन दोनों में आ जाती लिंकेज। बताओ क्या चल जाती? लिंकेज। मेंडल की किस्मत बहुत अच्छी थी कि उसने जितने भी डायहाइब्रिड लिए वो अलग अलग वाले लिए। अगर गलती से इन दोनों को साथ में ले लेता या इन दोनों को साथ में ले लेता, ऐसा कुछ कर लेता, तो यहां पर मेंडल फेल हो जाता, क्योंकि इन केस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं आता, इन केस में तो लिंकेज आती, और जैसे लिंकेज आती इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अपने आप फेल होने लग जाता। तो मेंडल की किस्मत बड़ी अच्छी थी। एक यहां पे हाइपोथेटिकल हम बात करते हैं, इफ मेंडल हैड स्टडीड पोड शेप एंड प्लांट हाइट कैरेक्टर साइमल्टेनियसली, अगर इन दोनों को साथ साथ स्टडी करता तो क्या होता? पहली बात ये होती कि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दे ही नहीं पाता, क्योंकि यहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट चलता ही नहीं। तो पहली बात होती, ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाता, एक्सप्लेन ही नहीं हो पाता। और एक और प्रॉब्लम हो सकती थी, हाँ फायदा हो सकता था, ही माइट हैव डिस्कवर्ड लिंकेज। ये हो सकता था कि वो लिंकेज डिस्कवर कर देता, लेकिन लिंकेज डिस्कवर करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बच्चों लिंकेज तभी डिस्कवर होती है जब पहले क्रोमोसोम का तो नॉलेज हो। मेंडल को तो क्रोमोसोम का पता ही नहीं था, और जब क्रोमोसोम पता नहीं था तो वो लिंकेज कभी डिस्कवर कर ही नहीं सकता था। यानी अगर मेंडल इन दोनों कैरेक्टर को चूज करता तो दो बातें होती। उसने किया नहीं था, ये हम सोच रहे हैं हाइपोथेटिकल, कि इन दोनों को स्टडी करता तो दो बातें होती, या तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दे नहीं पाता या लिंकेज डिस्कवर करता। ज्यादा चांस है वो फेल हो जाता, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में वो फेल हो जाता, वो दे नहीं पाता। तो आपके मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन बना रखे कि अगर इन दोनों को सपोज करो स्टडी करता तो क्या चांस है? दो चांस है, लेकिन ज्यादा चांस है फेल होने के। लिंकेज डिस्कवर करता नहीं करता ये बात की बात है, होती नहीं होती सब बात की बात है, लेकिन इसमें तो जरूर दिक्कत आती, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो उसने दिया था, तो इसमें तो दिक्कत आती ही आती। तो ध्यान रखिएगा, मेंडल अगर दोनों को स्टडी करता तो दो बातें होती, ज्यादा चांस है कि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में फेल हो जाता है। जो बात यहां समझे, एक बार फिर पूछता हूं, मेंडल ने कितने कैरेक्टर चूज किए थे? 7, ट्रेट 14, और ये 7 कैरेक्टर के जीन कौन कौन से क्रोमोसोम पे? नंबर बोलो। 1, 4, 5 और 7। अच्छा, 4 पर कितने कैरेक्टर थे? 3। अगर इन दोनों को साथ में स्टडी करता तो या तो फेल होता या लिंकेज डिस्कवर करता, लेकिन ज्यादा चांस फेल होने के है। अरे बात समझ में? एक खास बात यह भी आती है, मेंडल को व्रिंकल सीड मिले थे, याद है? दो तरह के सीड थे, राउंड और व्रिंकल। बाद में पता किया गया, मेंडल को नहीं पता था, बाद में पता किया गया कि ये व्रिंकल सीड आते क्यों है। तो कंक्लूजन क्या निकला? व्रिंकल सीड आने के पीछे रीजन होता है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी, अब्सेंस ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, जिसको शॉर्ट में एसबी कहा जाता है।
जो राउंड सीड होता है उसमें एसबी प्रेजेंट होता है, एसबी की वजह से ही यहाँ स्टार्च अच्छे से बन जाता है, तो यहाँ पर शेप भी बढ़िया डेवलप होता है, राउंड होता है। इसमें स्टार्च प्रॉपर बन नहीं पाते हैं, तो इसी वजह से इनका शेप डिस्टर्ब हो जाता है और ये व्रिंकल टाइप के हो जाते हैं। बस आप तो ये मीनिंग ध्यान रखो, व्रिंकल सीड क्यों आते हैं? एसबीई एब्सेंट होता है, एसबी का फुल फॉर्म स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, और ये राउंड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनमें स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये कुछ बातें होती है जो मैंने आपको समझाई। जब आप इसको मॉड्यूल में पढ़ोगे तो वहां एक वर्ड मिलेगा आपको, प्लियोट्रोपिक जीन। ये प्लियोट्रोपिक जीन आपको आगे डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा। जब बच्चों हम पोस्ट मेंडलिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे आपको प्लियोट्रोपिक जीन को बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। तो मॉड्यूल में मेंडलिज्म पढ़ते टाइम यहां पर स्पेशल पॉइंट में एक पॉइंट लिखा होगा प्लियोट्रोपिक जीन, वो अभी आप रहने दीजिएगा। इसको मैं आपको जब पोस्ट मेंडलिज्म सिखाऊंगा तो वहां पे अपने आप डिटेल में इसको समझा दिया जाएगा। क्लियर? जितनी बातें यहां पर अभी सिखाई गई ये सब बातें आप अच्छे से ध्यान रखें।